हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के केस बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि काफी डिमांड आ रही थी आपकी। आपने कमेंट हर चैप्टर के नीचे कर रखा है कि बेस केस स्टडी लेके आओ, ठीक है ना। बस आप ही की आवाज पर मैं लेके आ गया हूँ, क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 4 मार्क्स का आता है। टोटल कितनी केस स्टडी आती है आपके एग्जाम में? टोटल आती है भाई आपके एग्जाम में 3 केस स्टडी। टोटल बन गया आपके 12 मार्क्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, केस स्टडी को समझने का सबसे तरीका क्या है ना, आपने सारे चैप्टर को अच्छे से समझ रखा हो, ठीक है ना। तो केस स्टडी आप कोई सी भी कर दोगे, ठीक है ना। तो मैंने वो केस स्टडी ली है जहां से आपके आने के चांस है, जो आपके एग्जाम में आ भी सकती है, इससे मिलती जुलती आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को काफी आपको ध्यान से देखना है। और आपके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिसको आप इत्मीनान से देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। और इसको देख लोगे तो आपके एग्जाम में आपके 70 बट्टे 70 ही आएंगे, ठीक है। लगभग 3 घंटे की वीडियो मैंने ये बना रखी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना। समझ आ गया? आगे चलते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चले तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई पहली केस स्टडी की, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। तो केस स्टडी आपकी ऐसी आती है, इमेज वाली भी आ जाती है, या कुछ आपको रिटर्न फॉर्म में दे देंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर से आपका यहाँ रखा है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पहले इसको इत्मीनान से, फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से आ रखे हैं। तो हॉकी एक प्राचीन खेल है, आपको ही पता है, हमारा राष्ट्रीय खेल भी है ना, जिसे सभी स्टिक और बॉल के खेलों का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। जितने भी स्टिक और बॉल वाले खेल होते हैं उसका अग्रदूत माना जाता है। और हॉकी का आधुनिक खेल दुनिया भर के 132 देशों में खेला जाता है, यानी कि जो हॉकी है 132 देशों में खेला जाता है। और टीम खेल के रूप में लोकप्रियता के मामले में ये फुटबॉल के बाद दूसरे स्थान पर आता है, सेकंड नंबर पर ये आता है, ठीक है। समझ आ गया? और आगे हम चले भाई, तो उसके बाद कृत्रिम सतहों के आगमन से, भाई कृत्रिम सतह कौन सी होती है, चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। वैसे कृत्रिम सतह की होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमन मेड होती है, ठीक है। नेचुरल सतह तो वो कि जो नेचुरली बनी हुई है। कृत्रिम सतह होगी जो कि इंसान ने बनाई है, ठीक है। जैसे सिंथेटिक घास वाली एक सतह बना दी, ठीक है। तो वो कृत्रिम सतह में आती है, ठीक है, जो कि गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में यूज करी जाती है। तो कृत्रिम सतहों के आगमन ने क्या कर दिया भाई, फील्ड हॉकी के खेल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। और 1970 के दशक में इसकी शुरुआत के बाद से, जो कि कृत्रिम सतह का यूज जो है 1970 के डिकेड के बाद स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। समझ आ गया? तो 1970 के दशक के बाद, शुरुआत की बाद से पश्चिमी देशों में प्रतियोगिताएं अब ज्यादातर कृत्रिम सतहों पर खेली जाती है। तो आपको समझ रहे हो, आपका एक टॉपिक था, क्या था? कृत्रिम, आपका टॉपिक तक बदलती हुई प्रवृत्तियां, क्या था? बदलती प्रवृत्तियां आपका टॉपिक था आपके फर्स्ट चैप्टर में। उस टॉपिक से क्या रखी है, केस स्टडी आपकी आ रखी है, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसी की हम बात करने वाले हैं। और आगे हम देख लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, खेल की गति में काफी वृद्धि हुई है। और विभिन्न तकनीकों जैसे कि रिवर्स स्टिक ट्रैपिंग, हिटिंग के लिए हॉकी स्टिक के आकार को भी बदल दिया गया है। कहने का मतलब है, हो क्या रहा है, आपके जो डिफरेंट हॉकी से रिलेटेड होने वाले जो इक्विपमेंट है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। समझ आ गया? तो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमने पूरा पढ़ लिया, आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब हॉकी में प्राकृतिक घास के स्थान पर, जहां पे हॉकी खेलते पहले प्राकृतिक घास पे खेलते थे, तो अब ये बोला जा रहा है हॉकी में प्राकृतिक घास के स्थान पर कृत्रिम सतह का उपयोग जो है शारीरिक शिक्षा में और खेल में डैश के रूप में बदलती प्रवृत्ति है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, हम कृत्रिम सतह का यूज कर रहे हैं भाई, घास वाली सतह का यूज ना करके। तो ये कौन सी बदलती प्रवृत्ति है शारीरिक शिक्षा और खेल में, आपको ये बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो हॉकी, सॉरी, यहाँ पर सतह का पूछा है ना, कृत्रिम सतह, तो ये सतह से रिलेटेड क्या आपकी बदलती प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो उसमें आप यही बताओगे कि भाई खेल सतह के रूप में बदलती प्रवृत्ति है ये, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, खेल सतह आ जाएगा, ठीक है। और जो बदलती प्रवृत्ति हमने किस किस में देखी थी, तकनीकी रूप में देखी थी हमने, उपकरण रूप में देखी थी, पोशाक के रूप में देखी थी, और रक्षात्मक उपकरण के रूप में हमने देखी। तो अब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेल सतह आ जाएगा। खेल सतह के रूप में क्या बदलती प्रवृत्ति है भाई, पहले जो घास थी उस पर होता था, अब क्या है, कृत्रिम सतह पर खेली जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाई है, ठीक है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, हॉकी के आकार में बदलाव, क्या आ गया, अब हॉकी के बदलाव, आकार में बदलाव आ गया, ठीक है। तो इसको कौन सी बदलती प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है?
ठीक है, समझ आ गया। आप सोच रहे हो भाई आंसर आपको केस उसमें से मिल जाएंगे, पैसेज में से, ना ना, ठीक है भाई, आपको नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, जब भी आप कर पाओगे इसको। बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आपकी केस स्टडी आने वाली है। तो हॉकी क्या कार्य में बदलाव हो गया, तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? तो हॉकी बेसिकली क्या, एक उपकरण है, ठीक है ना। तो उपकरण से संबंधित बदलती प्रवृत्ति, यानी कि खेल उपकरण के अनुरूप में बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, हॉकी के कार्य में बदलाव। आगे चले, उसके बाद खेलों में शुरू की गई समीक्षा प्रणाली, ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेलों में डैश के रूप में बदलती प्रवृत्ति आती है, ठीक है भाई, कि खेल में शुरू की गई जो समीक्षा प्रणाली है ना, बेसिकली कौन सी प्रवृत्ति के अंदर आएगी? तो इसमें आप बताओगे तकनीकी विकास के अंदर, ठीक है, नवाचार विकास के अंतर्गत जो है, ये पहले थोड़ी जब आ रही है ये समीक्षा प्रणाली, तो ये क्या तकनीकी विकास के रूप में बदलती प्रवृत्ति आ रही है। अभी भी कह रहा हूँ भाई, आपको अच्छे समझ और अच्छे से आएगा जब आप चैप्टर सारे देख लोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप देख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्या है भाई, हॉकी गोलकीपर के पैड भी बदल गए, ठीक है ना। जो हॉकी का गोलकीपर होता है ना, उसके पैड बदल गए, जो कि बेसिकली एक सुरक्षा के लिए वो यूज करता था, ठीक है ना। तो ये कौन सी बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत ये आता है? देखो, हॉकी का गोलकीपर क्या कर रहा है भाई, अपने सुरक्षा के लिए पैड का यूज कर रहा है ना भाई। तो सुरक्षा उपकरण के रूप में बदलती प्रवृत्ति है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, सुरक्षा के रूप में उपकरण वाला लिख लो, या आप रक्षात्मक उपकरण आप लिख लो, ये भी सही है, ठीक है ना। तो रक्षात्मक उपकरण के रूप में बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है हॉकी गोलकीपर जो पैड का यूज कर रहे हैं, पैड पैड जो उसमें बदलाव आ गया है, तो हम बोलते हैं रक्षात्मक उपकरण में बदलती प्रवृत्ति। समझ आ रहा है भाई? तो आपको ध्यान रख लेना है ये, ठीक है। आगे चले, आपका अगला है भाई, अगली केस स्टडी, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन आपका रह गया है, ठीक है ना। देखो, आपका जो है क्वेश्चन कि गोलकीपर का जो ना हेलमेट में ही बदलाव आ गया, ठीक है, वो पैड था, ठीक है, अब उसके हेलमेट जो वो लगाता है सुरक्षा के लिए, उसमें ही बदलाव आ गया है। तो ये भी क्या भाई, रक्षात्मक उपकरण का ही उदाहरण है, या रक्षात्मक उपकरण के रूप में बदलती प्रवृत्ति का ही ये उदाहरण है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो हेलमेट वो लगा रहा है वो बचाव के लिए तो लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ये रक्षात्मक उपकरण में ही आ जाए, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अगली एक्सरसाइज, सॉरी अगली केस स्टडी क्या है, देखो, यदि आपके पास अच्छी फिटनेस है, ठीक है ना, आपको कौन सा चैप्टर है कमेंट में बताना भाई, ठीक है, किस चैप्टर से आई है ये। तो यदि आपके पास अच्छी फिटनेस है तो कौशल प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, यानी आपके पास अगर फिटनेस, आप फिट हैं, तो क्या आप कौशल प्रभावी ढंग से क्या करेंगे, स्किल तरीके से एकदम प्रदर्शन करेंगे, परफॉर्मेंस अपनी करेंगे। और एक खिलाड़ी द्वारा अपने अपने खेल में की गई कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कि कई कौशलों का प्रदर्शन करा जाता है खेल में, ठीक है। और यहाँ हम खेल कौशल से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, ठीक है, जो दिखा दूंगा, तस्वीर आ गई है, ठीक है भाई, देखो ये रही। तो यहाँ पर बोला है कि और छवियों का अवलोकन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर कुछ बोला है, आपको कौशल से संबंधित या कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, आप फिर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, और यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सिनेरियो बता दिया है, ठीक है। देखो, तो ये एक तड़ासन कर रही है एक लड़की यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यह कर रही है 100 मीटर की दौड़ कर रहा है, ये जो बच्चे दौड़ कर रहे हैं, ठीक है, दो समझ आ गया तुम्हें। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखो कि पहली तस्वीर में बच्चों को तड़ासन करने के लिए कौशल संबंधी फिटनेस के डैश घटक की आवश्यकता होती है। पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर में कौन सा आपको घटक की आवश्यकता पड़ेगी, शारीरिक पुष्टि की, जो आप शारीरिक रूप से पुष्ट हो, ठीक है, फिजिकली फिट, शारीरिक पुष्टि, है ना, ये आपको पता है। तो फिजिकली फिटनेस के घटक कह लो, तो उसमें भी कौशल संबंधी उसका एक घटक आता है, टाइप्स आता है। तो ये आपसे पूछा है कि कौशल संबंधी फिटनेस का कौन सा घटक इसमें शामिल है, कि पहला जो इमेज है, पहली जो तस्वीर है ये वाली है, पहली तस्वीर ये वाली है, ठीक है, और ये दूसरी तस्वीर है, ठीक है भाई। तो पहली तस्वीर में आपने देखा कि एक लड़की तड़ासन कर रही है, क्या कर रही है, तो वहां पर उसको बैलेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, किसकी, बैलेंस की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपको संतुलन घटक की क्या पड़ेगी, आपको आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्या भाई, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हमें कौशल संबंधी फिटनेस के डैश घटक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने इमेज में देखा भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 100 मीटर दौड़ कर रहा है। तो इसके लिए इसको कौन से घटक की आवश्यकता होगी फिटनेस के, समझ आ रहा है भाई? ये समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भाई, गति घटक की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्या होगी, गति घटक। भाई गति 100 मीटर दौड़ कर तो उसको स्पीड की जरूरत है ना, तो वो गति घटक की क्या होगी, उसको आवश्यकता होगी। और एक और ध्यान रखना, गति घटक की तो चाहिए चाहिए आवश्यकता, यहाँ पर एक और चीज है भाई, वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है।
तो उसके लिए उसको थके ना, तो इसलिए उसके लिए उसको सहन क्षमता की जरूरत भी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सहन क्षमता की भी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, गति घटक के साथ साथ आप सहन क्षमता भी लिख सकते हो, तो आप दोनों लिख दो, गति घटक और सहन क्षमता घटक की आवश्यकता पड़ेगी। समझ आ गया भाई? आगे चलते हैं। उसके बाद एक बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने रैकेट से शटलकॉक को मारा। क्या करा भाई? वहां से चिड़ी आई, उसने शटलकॉक को ऐसे बैडमिंटन से मारा, मार दिया भाई। तो इसके लिए उसने कौन सी कौशल संबंधी फिटनेस का यूज करा, बेसिकली आपको ये बताना है। अब देखो, उसने वो पकड़ रखा है और वो चिड़ी को देख के तो मार रहा है, यानी कि वो उसकी आंख वो चिड़ी को देख रही है और उसका हाथ उसी के अनुसार चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा, उसने जो देखा तो उसी के हाथ में तुरंत मूवमेंट करी। तो यहाँ पर तालमेल बनाना पड़ेगा हमारी आंख का और हमारे हाथ का, जब बैडमिंटन से हम शटलकॉक को मार रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? तालमेल बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का। तो यहाँ पर कौन सा घटक आ जाएगा हमारा? तालमेल संबंधी योग्यता हमारी यहाँ पर आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं तालमेल संबंधी घटक कहते हैं। इसको समझ आ गया? या इसको अब दूसरे वर्डों में कहो तो समन्वय घटक, ठीक है, समन्वय घटक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन ही होता है। क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन ही होता है, ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, खो खो खेल में एक धावक जिगजैग रूप में पीछा करने वालों के बीच दौड़ रहा है, यानी कि एक धावक जो है ना भाई, जिगजैग रूप में क्या कर रहा है? पीछा करने वालों के बीच में दौड़ रहा है, ठीक है, जिगजैग तरीके से वो दौड़ रहा है। अब खो खो खेल में धावक को किस कौशल संबंधी फिटनेस की आवश्यकता होगी भाई? वो जिगजैग तरीके से क्या कर रहा है भाई? पीछा करने वालों के बीच दौड़ रहा है वो। तो ऐसे में वो जिगजैग तरीके से जब कर रहा है ना, तो उसमें यहाँ पर देखना होगा भाई, वो कहीं गिर ना जाए, वो सही तरीके से जिगजैग कर पाए। तो इसके लिए उसको कौन से घटक की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें आपको उसको तालमेल संबंधी योग्यता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको देखना है कि भाई मैं किस साइड जाऊं किस साइड नहीं, तो उसको तालमेल बनाना पड़ेगा अपने पैरों के साथ। तो यहाँ भी तालमेल संबंधी घटक की आवश्यकता होगी। समझ आ गया भाई? अब आपका क्या है, अगली केस स्टडी आ गई, ठीक है ना। तो 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है, क्या है? 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी आपकी तरह, ठीक है ना, जो कि खेलों में बहुत अच्छा है भाई, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो उसका सपना है कि वो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते, यानी कि मेडल्स जीते, जीतना चाहता है वो मेडल्स। और उसने क्या इस संदर्भ में अपने अध्यापक से विमर्श करा, यानी बातें करी, ठीक है भाई। तो इस घटना को समझकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कौन कौन से उसकी हम बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षक ने कौन से ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उस जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसने कौन कौन से या कौन से ओलंपिक के बारे में उसको बताया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में लिख सकते हो कि उसके टीचर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बताया होगा, ठीक है, समझ आ गया? ये आप बता सकते हो। उसके बाद कितने वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? ये तो पता ही यार तुमको, 4 सालों में होता है। एंशियंट जो ओलंपिक थे वो भी 4 साल में होते थे, ये भी 4 साल में ही होते हैं। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो 4 आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था मुख्य कार्य करती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई कौन सी भारतीय संस्था जो है खिलाड़ी जो है ना उनका चयन करना है, ठीक है, कि खिलाड़ियों के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से कार्य करती है, खिलाड़ियों का भाई जो एथलीट हैं वो खेल सके, ठीक है, भारत के जो एथलीट है वो ओलंपिक्स में जाए, उनको चुनना है, ठीक है, कौन कौन से एथलीट जाएंगे। तो बेसिकली खिलाड़ियों के लिए कौन सी संस्था जो है भारतीय काम करती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IOA, ठीक है ना। समझ आ गया भाई? तो इसकी फुल फॉर्म ना भाई देखो, मैंने एक चैप्टर में तुम्हें बता रखी है, तो इसकी फुल फॉर्म तुम्हें कमेंट में बतानी है, ठीक है भाई, जरूर बताना भाई, ठीक है, तभी तो समझ आएगा कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, वरना तो तुम टाइम पास कर रहे हो। तो बताना, ठीक है मुझे, और टाइम ड्यूरेशन के साथ बताना भाई, इस टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है, बताना मुझे। आगे चले। अगला आपकी केस स्टडी कौन सी है? देखो, ये आपकी BMI से रिलेटेड है। क्या है भाई? आपकी BMI से रिलेटेड केस स्टडी है। मैंने उसी टॉपिक से केस स्टडी उठाई जहां से भाई एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, बाकी देखते हैं एग्जामिनर किससे पूछेगा, बाकी जो मैंने लिया ना टॉपिक उसी से पूछेगा, देखना, ध्यान रखना पक्का। तो एक दिल्ली सरकारी स्कूल के छात्रों के BMI का आकलन करने के लिए DOE, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द्वारा एक शोध की गई, यानी एक रिसर्च की गई, ठीक है ना भाई, इसकी BMI का आकलन करने के लिए। तो आपको ना आगे लिए दे रखे तालिका, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि भाई तालिका में 5 अलग अलग स्कूलों के लिए BMI के औसत मूल्यों को दर्शाया गया है।
यहाँ पर 5 स्कूल है, जैसे कि ABCD करके यहाँ पर दिखा दिया गया है, ठीक है। 5 स्कूल है जिनके बच्चों के क्या BMI निकाले गए हैं, क्या निकाले गए हैं, BMI निकाले गए हैं। समझ आ गया, ठीक है भाई। औसत BMI के औसत मूल्य को दर्शाती है, एवरेज वैल्यू को दर्शाते हैं ये 5 अलग अलग स्कूलों के लिए, ठीक है ना। तो ये आपकी तालिका है भाई, समझ आ गया। तो स्कूल का नाम है और ये एवरेज वैल्यू है किसकी भाई, BMI की, ठीक है। स्कूल ए के देख लो 28.6 क्या है यहाँ पर, 28.6 यहाँ पर उसका क्या कहते हैं एवरेज जो निकल कर आ रहा है। 28.6 क्या है उसका BMI है, मतलब जितने बच्चों को कैलकुलेट करा गया है ना, किसका ज्यादा आया होगा किसका कम आया होगा, लेकिन एवरेज जो वैल्यू निकल कर आई है ए स्कूल के बच्चों की वो है 28.6, ये BMI निकल कर आया है। बी के लिए भाई 21.8 निकल कर आया है, सी के लिए 32.2 निकल कर आया है, डी के लिए 38.4 और ई के लिए 17.9 निकल कर आया है BMI, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो ये इमेज आप देखो पहले, ये आपको पता होना चाहिए BMI कि कौन अल्प भार में है, कौन अति भार में है, किसका सामान्य भार है। उसके लिए ये जो इमेज है या जो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बता देते हैं एक बार, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने बताया था, तो जिसका जो BMI है वो 18.5 से कम या 18.5 के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, अल्प भार में बोलेंगे, ठीक है भाई। उसको वो अंडर वेट में है, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद अगर वो 18.5 से लेकर आपका 24.9 तक है ना, उसको हम बोलेंगे वो सामान्य भार है, मतलब कि उसका वेट ना कम है ना ज्यादा है, नॉर्मल है, वो ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो 25.0 से लेकर 29.9 तक पहुंच गया, उसका BMI तो बोलेंगे अति भारी कैटेगरी में है। स्थूलता पूर्ण वन यानी कि ओबेसिटी वन का स्टेज कब कहते हैं हम, जब उसकी जो है वो 30.0 से लेकर 34.9 तक उसका BMI निकल कर आ रहा है, तो ठीक है। ऐसे ही ओबेसिटी टू का स्टेज यानी कि स्थूलता पूर्ण टू, जिसमें आपका 35.0 से लेकर 39.9 तक क्या आ रहा है आपका BMI आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वो स्थूलतापूर्ण दो की कैटेगरी में यानी कि ओबेसिटी स्टेज 2 पर है वो। उसके बाद स्थूलतापूर्ण 3 की कैटेगरी कौन सी है, जब उसका BMI 40 के बराबर या 40 से कम, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने तुमको बता दिया है ये। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्कूल बी के अधिकांश छात्र BMI की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे कौन सा पूछा है, स्कूल बी, जो स्कूल बी के छात्र है ना, वो अधिकांश किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं इस BMI चार्ट के अकॉर्डिंग। सामान्य भार में आते हैं, अति भार में आते हैं, ओबेसिटी 1 2 3 स्टेज पर आते हैं, किस में आते हैं। तो हमसे पूछा है बी ना, तो बी के हम देखते हैं। देखो रटना कुछ नहीं है, समझना है। तो स्कूल बी है ये, ठीक है। स्कूल बी के छात्र को कितना है, 21.8, क्या है भाई 21.8। अब तो मैंने बताया है भाई 18.5 से अगर उसका 24.9 तक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा सामान्य भार में, है ना। तो देख लो भाई, तो सामान्य भार उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, या स्वस्थ वजन हम कहेंगे इसको, ठीक है। सामान्य भार की कैटेगरी में है और वो स्वस्थ वजन उसका है, समझ आ गया। आगे चलते हैं भाई। किस स्कूल के छात्रों को वजन घटाने कार्यक्रम की आवश्यकता है, यानी कौन सा ऐसा स्कूल है ABCD में से कि जिसको वजन घटाने के कार्यक्रम की आवश्यकता है भाई, कि वजन घटाने की मुहिम चले और वजन घटाना है, ठीक है। तो भाई हम देखते हैं, देखो वापिस चलेंगे भाई, देखते एक हमने देखा था 28.6 है, और सी का हमने देखा 32.2 है, और डी का हमने देखा भाई 38.4 है। तो बेसिकली कौन हो सकता है, आप खुद देखो, ये 32.2 38.4 सी और डी तो होंगे ही होंगे, तुमको पता ही है ना। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो सी और डी या डी और सी स्कूल के छात्र हम कहेंगे कि जिनको भाई वजन घटाने की बहुत आवश्यकता है। लगा दो तुम ए भी सकते हो यहाँ पर, देख लो भाई ए भी अति भार में है, ठीक है 28.6, ठीक है। ये भी अति भारी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर तुम बता सकते हो, यहाँ पर तुम ए भी ऐड कर लो, ठीक है। स्कूल डी सी और ए के छात्र को क्या वजन घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम रीजन भी दे सकते हो कि डी और सी जो है इस स्टेज पे आ रहे हैं और ये ए इस स्टेज पर आ रहा है। बाकी तुमसे जितना पूछा है वो बता सकते हो, बाकी ज्यादा नीड किसको है, डी और सी के छात्रों को है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कि कौन से स्कूल के छात्र क्या है, कुपोषित है यानी कि माल न्यूट्रिटेड है, यानी जिनका वेट अंडर वेट है। अब देख लो, अब वो कौन सा होगा, वापस चलते हैं ना भाई इस पे। देखो भाई ग्राफ, सॉरी इस चार्ट पे देखो, इस तालिका में देखो, ए का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, और इसका 17.9 है, 17.9 है। तो कौन से बेसिकली छात्र होंगे, स्कूल ई के छात्र होंगे, ठीक है।
किसके होंगे? स्कूल ई के छात्र होंगे। समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, जो कि कुपोषित यानी अंडरवेट है। उसके बाद स्कूल ए के छात्र बीएमआई की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जो स्कूल ए है ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्कूल ए का कितना था? स्कूल ए का कितना था भाई? स्कूल ए भाई आपका, स्कूल ए ये रहा, कितना है? दो मिनट। स्कूल ए कितना है आपका? 28.6 है। कितना है? 28.6 है। और ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये इधर देखो, आपका 28.6 आ रहा है, जो कि आपका इस कैटेगरी में आ रहा है। 25.0 से लेकर 29.9 के बीच में आ रहा है आपका। तो यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी है? ये अति भार की कैटेगरी है। समझ आ गया भाई? तो स्कूल ए के छात्र किस कैटेगरी में आएंगे? आपके आएंगे भाई अधिक वजन या अति भार की कैटेगरी में आएंगे। अति भार कह लो भाई या अधिक वजन कह लो, बात तो एक ही है। अति भार कह लो या अधिक वजन कह लो, बात तो एक ही है। समझ आ गया भाई? अब एक और देखो, ठीक है भाई। ये आपका क्या है? ये आपका स्किन बता दूंगा, ठीक है भाई। ये आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको एक चैप्टर दे रखा है आपको, उससे रेडिड है, ठीक है। ये इक्विपमेंट है और यहाँ पर ये स्किन फोल्ड टेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्किन फोल्ड टेस्ट कर रहा है। आपको शायद विजिबल होगी यहाँ पर जो ये मशीन है, इसी से यहाँ पर एक यूज कर रहा है और एक यहाँ पर यूज कर रहा है इस मशीन को। क्या करने के लिए? उसकी वसा को मापने के लिए, ठीक है। क्या भाई? उसकी वसा को माप रहा है शरीर की, ठीक है ना। तो इसलिए स्किन फोल्ड टेस्ट कराया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इमेज आपको देख ली, इसी इमेज के हिसाब से आपको आंसर करनी है। समझ आ गया? देखो पहला क्वेश्चन क्या है? छवि में दिखाए गए उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो इक्विपमेंट आपको दिखाया गया है, जो आपको छवि दिखाई गई है, वो कौन सा है? बेसिकली ये वाला पूछा है। तो इसका आंसर क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए। क्या है भाई? स्किन फोल्ड कैलिपर है। क्या है भाई? स्किन फोल्ड कैलिपर है, जो कि बेसिकली वसा की मात्रा मापने के लिए, वसा की प्रतिशत मापने के लिए यूज होता है। और आपको कमेंट में बताना भाई कि कितने साइट होते हैं। क्या? अगर नहीं पता ना भाई, चैप्टर देख लेना सारे। कितनी साइट्स हैं एक ह्यूमन बॉडी में, जिससे क्या है, जहां पर हम पता कर सकते हैं वसा की मात्रा इस स्किन फोल्ड कैलिपर से। ठीक है, मैंने बता रखा है। ठीक है, तुम्हारे एक चैप्टर जब बता रखा है तुम्हें, तो स्किन फोल्ड कैलिपर है। उसके बाद दी गई छवि में स्किन फोल्ड मापने के लिए साइट्स का यूज हुआ है। कहने का मतलब है, जो दी गई छवि है ना, ये वाली देखो, सॉरी ये वाली, ये जो आपको कम दिख रही होगी, ठीक है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक शरीर ये है, एक शरीर ये है, तो मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, ये आपका हाथ है। ठीक है, ये वाला हाथ है और हाथ का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्किन फोल्ड कैलिपर लगा रखा है और आपका एक ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे, तो आपकी जो छवि दिखा रखा है, जो चित्र दिखा रखा है, यहाँ पर कौन सी साइट्स है बेसिकली, जिसमें क्या ये आपकी वसा माप रहा है। ठीक है ना, तो दी गई छवि में स्किन फोल्ड मापने के लिए साइट्स कौन सी यूज हुई है? सबको ध्यान रखना है भाई आपको, ये सब स्कैपुलर और बाइसेप्स। ठीक है ना, कौन सी साइड है इसको हम कहेंगे? सब स्कैपुलर और आपकी बाइसेप्स। ठीक है ना, दोबारा चलते हैं भाई। तो ये आपका बाइसेप्स हो गया। ठीक है, ये हाथ वाले बाइसेप साइड हो गई, जहां से वसा को माप सकते हैं। और आपका ये सब स्कैपुलर हो गई। ठीक है भाई, समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब हो गया हमारा क्वेश्चन, अब देखते हैं ये वाला। ठीक है ना, स्किन फोल्ड मापन की मदद से हम डैश का आकलन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो स्किन फोल्ड मापन है ना, जो हम यूज करते हैं कैलिपर वाला, ठीक है, उसका मदद क्यों करते हैं बेसिकली, ये कह लो। स्किन फोल्ड मापन क्यों करते हैं? बेसिकली वसा को मापने के लिए, 10 बार बोल चुका हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, त्वचा की मोटाई या शरीर की वसा की प्रतिशत मापने के लिए, वसा मतलब मोटाई है ना, तो त्वचा की मोटाई के लिए या वसा की प्रतिशत जाननी है शरीर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्किन फोल्ड टेस्ट करते हैं, स्किन फोल्ड मापन हम करते हैं। मैंने पूछा भाई कितनी साइट है, कमेंट में बता देना। ठीक है, नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला, कि परिसंचरण एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, परिसंचरण मतलब कि सर्कुलेशन, हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो रुकता थोड़ी है, वो एक सतत प्रक्रिया लगातार होती रहती है, यानी कि 24/7 होती रहती है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका हृदय रक्त को फेफड़ों, पूरे शरीर और स्वयं हृदय की ओर आप परिचालित करता है। सीधा यहाँ पर ये बोला, जो आपका हार्ट है ना भाई, वो रक्त को फेफड़ों, पूरे शरीर और स्वयं हृदय की ओर, आपका हार्ट, जो आपका हार्ट है, जो खून है, ब्लड है, वो वापिस आता है। ठीक है, परिचालित होता है। ठीक है, आपको पता होगा। समझ आ गया? परिसंचरण तंत्र का जो हमारा हार्ट है, वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। समझ आ गया? आपको पता है? तो आगे मैं चलूँ, कुछ बता रखा है आपको, समझ रहे हो? तो ये पढ़ना है आपको, फिर बताना है। और धमनियां और नसें जो है शरीर में रक्त का संचार करने में मदद करते हैं, आपको पता है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है धमनियों में बहता है। ठीक है, धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त धमनियों में बहता है। और ऑक्सीजन रहित
रक्त जो है शिराओं में बहता है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, आप अगर देखो तो गलत कर दोगे इसके हिसाब से। ठीक है ना, बताऊंगा क्या पूछा है। ठीक है आपसे, तो जो धमनियां है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरी बॉडी तक ले जाती है, और आपकी बॉडी से जो वापिस रक्त आ रहा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है मतलब कि उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन रहित है, वो सिराओं में बहता है। ठीक है, खून। और दो होती है ना, धमनी और सिरा, जो कि खून ले आना ले जाने का काम करती है। ठीक है, और धमनी क्या करती है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब आप बॉडी से वापस ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है वो सिराओं की वजह से आ रहा है। ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और संचार प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्य प्रणालियों को रक्त और ऑक्सीजन प्रदान करके ठीक से काम करने में मदद करते हैं। भाई सीधा, अगर ब्लड आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो अगर वो नहीं पहुंचेगा तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएगा आपका वो वाला ऑर्गन। इसलिए अपने दिल को स्वस्थ और फिट रखें भाई। ठीक है ना, दिल गया तो तुम गए। ठीक है ना, हर चीज में, तो ये तुमको ध्यान रख लेना है। आगे चलें, तो केस स्टडी के हिसाब से आंसर दो अब। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हृदय और फेफड़ों के बीच होने वाले परिसंचरण को डैश परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। जो ऊपर हमने पढ़ा परिसंचरण जो है, ठीक है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अपना, तो ये पूछा भाई हृदय और फेफड़ों के बीच होने वाले परिसंचरण को, कि हृदय और फेफड़े के बीच में हो रहा है। ठीक है, मैंने चैप्टर में तुम्हें सब समझाया भाई, हृदय से फेफड़े, फिर पूरा शरीर, देख लेना। ठीक है ना, ये चैप्टर समझाने का टाइम नहीं है, बस तुम्हें केस स्टडी बताने का टाइम है कहाँ से आ सकता है। तो हृदय और फेफड़ों के बीच होने वाला जो परिसंचरण है ना, इसको किस परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर तुम आंसर ये बताओगे, फुफ्फुसीय परिसंचरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पल्मनरी। ठीक है ना, ध्यान रखना, पल्मनरी हम सर्कुलेशन कहते हैं, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, जो कि हृदय और फेफड़ों के बीच होता है। ठीक है, समझ आ गया, तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे। उसके बाद उस धमनी का नाम लिखे जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। और हमने ऊपर पैसेज में ये पढ़ा कि भाई धमनियां तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाती हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, तो स्कैम कर रहा है भाई हमारे साथ। क्या पूछ रहा है कि उस धमनी का नाम लिखो जो कि ऑक्सीजन रहित, धमनी पूछा है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, लेकिन हमसे पूछा क्वेश्चन में कि उस धमनी का नाम लिखो जो ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या है, अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन। धमनी का काम है ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बट इस क्वेश्चन में जो है ना एक धमनी, ये क्या है, हमारी अपवाद है। यहाँ पर क्या है, अपवाद है, मतलब कि ये एक्सेप्शन है। धमनी का काम वही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन एक अपवाद जो कि ऑक्सीजन रहित ब्लड का वहन करती है, जो कि आपकी क्या है, फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, क्या है, फुफ्फुसीय धमनी है, ध्यान रखना, यानी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हृदय डैश परिसंचरण की सहायता से स्वयं को रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है, तीन सर्किट होते हैं। ठीक है, कोरोनरी, ठीक है, एक आपका जो मैंने पीछे बताया फुफ्फुसीय वाला हो गया, एक और होता है। ठीक है आपका, तो ये पूछा कि जो हृदय परिसंचरण की सहायता से, जो हृदय है वो डैश परिसंचरण की सहायता से स्वयं को रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है भाई, वापिस हार्ट को भी रक्त चाहिए होता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, तो ये है भाई कोरोनरी, है ना, कोरोनरी परिसंचरण की वजह से क्या होता है, जो हार्ट है खुद को क्या कर पाता है, रक्त प्राप्त करवा पाता है। ठीक है ना, आपूर्ति करवा पाता है। उसके बाद भाई इसका तो आंसर यहाँ पर हो गया, कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ध्यान रखना महाधमनी है। ठीक है, यानी कि अरोटा है। ठीक है भाई, समझ आ गया, तो आपको ध्यान रखना। अगली केस स्टडी, ठीक है भाई, जो कि मेरे हिसाब से आ सकती है भाई। ठीक है ना, देखो, तो यहाँ पर ना आपको ना आपके टॉपिक 8th चैप्टर में है। ठीक है, आपका फिजिकल एजुकेशन का 8th चैप्टर है, जिसमें केस स्टडी है, ये सतह और एक्सिस को लेकर, क्या, सतह और अक्ष को लेकर एक टॉपिक है, मतलब सतह और अक्ष को लेकर एक टॉपिक है, जो कि हमारे शरीर में काल्पनिक होते हैं। सतह और अक्ष हकीकत में थोड़ी होते हैं भाई, काल्पनिक होते हैं। आपको दिख रहा है ये, हमारी बॉडी में हकीकत में थोड़ी होता है, ये जो आपको साइड से दिख रहा है ये काल्पनिक है, जो कि हमारे शरीर की गतियों और मूवमेंट को समझने में मदद करता है। बेसिकली इसका काम यही है। ठीक है, तो सतह और अक्ष दे रखे हैं, तो आपसे यही पूछेगा भाई कि इसमें कौन सा सतह है, इसमें कौन सा अक्ष है, और इसमें कौन सा है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, समझ आ गया। एक ये इमेज फर्स्ट देख लो, ये सेकंड इमेज है, और ये थर्ड इमेज है, ध्यान से देख लो, घूर घूर के देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं भाई। चित्र एक में दर्शाए गए सतह का नाम लेता हूँ। तो चित्र फर्स्ट है, इसमें कौन से सतह का यूज हो रहा है भाई। ठीक है, चित्र फर्स्ट पे चलते हैं, ये रहा चित्र फर्स्ट, सतह ये रही। ठीक है, ये सतह है, ये सतह है, तो कौन सी सतह का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है भाई कौन सा, सैजिटल। क्या हो रहा है भाई,
सैजिटल सतह का यूज हो रहा है। अब सैजिटल सतह आपने देख ली ऐसे दिखती है, देखो आपको समझ सब बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो सैजिटल सतह ऐसे दिखती है, जो कि अब इसका काम क्या होता है, जब हम इसका काम ये होता है बेसिकली, इसका काम ये होता है कि ये शरीर को दाएं और बाएं या बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित कर, ठीक है, बाएं और दाएं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देख लो, तो आपकी जो सैजिटल सतह है ये इस शरीर को बाएं और दाएं में बांट रही है, समझ आ गया। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम चलते हैं। चित्र 2 में दर्शाए गए अक्ष का नाम बताओ भाई। फिर पहले चित्र 2 देखेंगे हम, यानी डायग्राम 2 देखेंगे। तो आपका डायग्राम ये है, ठीक है भाई। तो हमसे अक्ष पूछा है, क्या पूछा हमसे, अक्ष पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ये अक्ष पूछा है, ये कौन सा अक्ष है सेकंड में, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पर कौन सा है आपका, ट्रांसवर्स है, क्या है आपका, ट्रांसवर्स अक्ष है बेसिक, ठीक है। अब ट्रांसवर्स अक्ष बेसिकली करता क्या है, ये शरीर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करता है, ठीक है। जो आपका यह अक्ष है इस शरीर को ऊपरी और निचले भागों में क्या करता है, विभाजित करता है भाई। ट्रांसवर्स अक्ष को ध्यान रख लेना है। उसके बाद जिम्नास्टिक में सोमरसोल्ट किस अक्ष के चारों ओर की जाती है, जो जिम्नास्टिक में समरसोल्ट किया जाता है वो किस अक्ष के चारों ओर होता है, तो आपको ये बताना है। तो पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिम्नास्टिक में समरसोल्ट क्या है, फ्रंटल अक्ष, ठीक है, क्या भाई, फ्रंटल अक्ष के चारों ओर की जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिम्नास्टिक में समरसोल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं भाई समरसोल्ट क्या होता है, जाके एक बार समरसोल्ट की वीडियो वगैरह देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, जिम्नास्टिक में। तो तुम्हारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो जिम्नास्टिक में समरसोल्ट क्या बेसिकली, फ्रंटल अक्ष के चारों ओर की जाती है, समझ आ गया। अब फ्रंटल बेसिकली होता क्या है, तो इसमें शरीर सामने से पीछे की ओर घूमता है, यानी कि रोटेशन की गति की जब बात आ जाती है तो वहां पर हमारा किसकी बात आती है, हमारा फ्रंटल अक्ष की, यानी फ्रंटल एक्सिस की बात आती है, समझ आ गया। जिसमें फ्रंटल एक्सिस में होता है क्या, शरीर सामने से पीछे की ओर, सामने से पीछे की ओर घूम रहा होता है, ठीक है, समझ आ गया, सामने से पीछे घूम रहा होता है। तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन ही है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कार्टव्हील करता है तो वो किस सतह पर घूमता है, तो यहाँ पर देखो भाई, तो जब कोई व्यक्ति कार्टव्हील करता है तो फ्रंटल सतह पर घूमता है, ठीक है, वो फ्रंटल अक्ष था, ये आपका फ्रंटल सतह है, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति कार्टव्हील करता है तो फ्रंटल सतह का यूज करता है, और फ्रंटल सतह बेसिकली करती है, इसमें शरीर एक साइड से दूसरी साइड घूमता है, ठीक है ना। अक्ष का अंतर क्या था, वो आगे से पीछे की तरफ गति की बात कर रही है, और इसमें भी यही है बस। और फ्रंटल सतह में क्या है कि इसमें एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड शरीर घूमता है, और बेसिकली जो हमारी ये अक्ष सतह और अक्ष होते हैं बेसिकली शरीर के गति की बात कर रहे हो। मैं समझ आ गया होगा भाई, फ्रंटल सतह के बारे में, अक्ष के बारे में जितना मैं करा सकता था तो मैं इस वीडियो में मैंने करा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारी जो वीडियो ना केस स्टडी की वो समाप्त हो जाती है, तो मैं कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, ठीक है। देखो मैंने तुम्हारे चैप्टर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ, केस स्टडी भी करा दी है। अब और तुम्हें और क्या चाहिए, बस तुम्हें ध्यान से देखना है। तो बाकी तुम देख लेना, एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, लगभग 70/70 सबके आ रहे होंगे, ठीक है, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। तो बस बाकी इसके बाद तुमसे 12th में मिलूंगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो वहाँ भी तुमको मेरी वीडियो देखनी है, मेरी वीडियो देखनी है, समझ आएगा तुमको अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब 12th में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और आप जो है भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।